Question number 4, capital gains. Mr. Y and Z formed a partnership firm in 2023-24 to carry on a business. तो Y और Z जो थे एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाए हैं एक बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए 23-24 में, मतलब बिजनेस चलाने के लिए. ठीक. मिस्टर वाई कंट्रीब्यूट्स अ बिल्डिंग एज इज कैपिटल. बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, तो मिस्टर वाई के पास एक बिल्डिंग थी, उसको उन्होंने एज अ कैपिटल लगा दिया. He purchased this building in May 2024 for rupees 5,65,000. तो मिस्टर वाई ने मई 2004 में इस बिल्डिंग को खरीदा था 5,65,000 का, तो ये परचेज प्राइस हो गया. The fair market value of the building on the date of contribution was rupees 35 लाख. यहाँ डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन से मतलब है जिस दिन मिस्टर वाई ने इस बिल्डिंग को बिजनेस में लगाया, यानी कि एक तरीके से सेल कर दिया, यही मानेंगे यहाँ पे, तो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 35 लाख रुपीस. ठीक. हाउएवर द फर्म क्रेडिटेड हिज कैपिटल अकाउंट बाय रुपीस 30 लाख. देखो इस बिल्डिंग का दाम, इस बिल्डिंग का जो फेयर मार्केट वैल्यू था, मार्केट में जो भाव चल रहा था वो था 35 लाख रुपए, लेकिन जब मिस्टर वाई ने इस बिल्डिंग को बिजनेस में लगाया तो फर्म की तरफ से इनको केवल 30 लाख रुपए मिला. ठीक. और वैसे भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, जब भी कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 के बाद ट्रांसफर की जाती है तो फिर हम उसमें फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं. अगर यहीं पे ये एसेट को 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा गया होता तो फिर हम यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप कि जो बिल्डिंग है वो मई 2004 में खरीदी गई थी, तो क्योंकि ये जो बिल्डिंग है 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी गई है, इसलिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है. बस जो ये ओरिजिनल अमाउंट दे रखा है 30 लाख, इससे मतलब है. ये हो गया सेल्स. ठीक है. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स. हमको कैपिटल गेन्स निकालना है. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है, 23-24 में बेचा है हमने तो 23-24 का 348 दे रखा है, और खरीदा था 2004-05 में तो इसलिए 113 दे रखा है. ठीक है. दूसरी चीज यहां पे आप गिन लो, मई 2004 से लेकर ये मई 2004 में ये बिल्डिंग खरीदी गई थी और 23-24 में जाके इसको बेची गई है ना, तो आप देखो ये जो बिल्डिंग है इसको 24 महीने से ज्यादा एसएससी ने अपने पास रखा था. ठीक है. और जब भी किसी भी बिल्डिंग को एसएससी 24 महीने से ज्यादा रखता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है, उसमें इंडेक्सेशन भी निकलता है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. ठीक. सॉल्यूशन देखते हैं 4 का. सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स. जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे लिख दो. फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025. ठीक है. अब देखो यहाँ पे सेल्स कितना है 30 लाख. फेयर मार्केट वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों? जब भी कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी जाती है तो उसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं देखते हैं. तो सेल्स कितने का है? सेल्स है भाई 35 लाख रुपए का, सॉरी 30 लाख रुपीस का. सीधे बाहर लिख दो 30 लाख. ठीक है. अब इस 30 लाख में से आप लेस क्या करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज. क्योंकि जो एसेट था, जो मतलब ये बिल्डिंग था, वो एसएससी के पास 24 महीने से ज्यादा था, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और इसको बेचने पर इंडेक्स निकलेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकलेगा. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट. तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है परचेज के टाइम पे? 5,65,000. ठीक है. इनटू सेल ईयर इंडेक्स. तो बेचा कब क्या है? 23-24 में. 23-24 का इंडेक्स क्या है? 348 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स. परचेज कब किया गया था? 2004 में. तो 2004-05 का इंडेक्स क्या है? 113. फिर से देख लो, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स. ठीक है. सॉल्व कर लो इसको. 5,65,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 113. ये हो गया 1 लाख 1,10,000 10,000 लाख 10 लाख 17,40,000. ठीक है.
उसके अलावा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसी को आप बाहर लिख दो। 17,40,000 इसको लेस करो आप सेल्स में से, ठीक। ये हो गया 12,60,000। ये क्या आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 24 महीने से ज्यादा था एसेट।